चलो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता बिकॉज वो उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है और आपको किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। तो देखो, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो लीनियर इक्वेशन के, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के इक्वेशन अगर ड्राइव कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन के साथ एक हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो भाई, अब फादर यहाँ पे दिया हुआ है, एज बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसमें कोई भी एज के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मदर सन का आ सकता है, फादर सन का आ सकता है, दो पर्सन्स के बीच में आ सकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो बेसिक रहेगा वो सेम ही रहता है चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इसके लिए। तो देखो कैसे करना है। यहाँ पे हमें बोला है अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, इन 12 years टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक एगो वाला आता है और एक हेंस वाला आता है। या लिखेगा 12 years टाइम या 12 years एगो। तो यहाँ पे देखो हमें क्या है, सबसे पहले जब भी दो पर्सन है तो उनकी एजेस को लेट करना पड़ेगा हमें। तो हम करते हैं लेट फादर्स एज इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, फादर की एज को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। और हमने करा लेट सन्स एज, इसको हमने क्या मान लिया भाई, वाई मान लिया। ठीक है, तो दोनों पर्सन की एज इसको हमने एक्स और वाई में ले लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलेंगे। पहली स्टेटमेंट हमें देखो क्या बोल रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट हमें बोल रही है फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो जो एक्स है वो क्या है, 3 times वाई है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो क्या बोल रहा है, इन 12 years टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये जो आप लेट करते हैं ये हमेशा क्या होती है, प्रेजेंट एजेस होती है। ठीक है, जो हम लेट करते हैं वो क्या होती है, हमारी प्रेजेंट एज होती है। तो अगर हम बात करें 12 years हेंस या 12 years आफ्टरवर्ड्स, तो हमें देखो क्या करना होता है, जो भी एज आपने लेट करी है उसमें उतना ही ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एग्जाम्पल के लिए आप समझो, एक पर्सन है वो 20 years है ओल्ड है, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, जो भी उसकी एज है उसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये पर्सन यहाँ पे क्या है, फादर की एज क्या है, एक्स है, तो 12 साल बाद यानी 12 years आफ्टर उसकी जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 12 हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। और बोल रहा है कि वो ट्वाइस हो जाएगा एज ओल्ड एज हिज सन। तो जो उसका सन है अगर उसकी एज अभी 12 वाई है तो उसकी एज भी क्या हो जाएगी, वाई प्लस 12 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 2y प्लस 24। अब यहाँ पे हमें क्या है, देखो x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर गिवन थी, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर लेंगे, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें क्या बोलता है कि एक वेरिएबल का हमें वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन में, और जो हमारी पूरी इक्वेशन है उसे सिंगल वेरिएबल में बना लेना है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमारी इक्वेशन कैसी है, 2 वेरिएबल में है, तो इसे हमें क्या कर देना है, सिंगल वेरिएबल में बना देना है। तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में बना देते हैं, पुट कर देते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इन इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स की जगह पे क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे 3y, तो 3y प्लस 12 इक्वल्स हो जाएगा 2y प्लस 24 के। और इसको अगर हम इस साइड लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा 24 माइनस 12, और हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो जो y है वो कितना ईयर्स ओल्ड हो गया, 12 years ओल्ड हो गया। तो जो x होगा वो कितना होगा, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो जो x था वो था 12 इंटू 3 टाइम्स था, तो वो कितना हो गया, 36 years ओल्ड हो गया। यानी कि प्रेजेंट एज फादर की क्या आ गई, 36, और सन की कितनी आ गई, 12 years। और इन्होंने पूछा था दोनों का हमें क्या बताना था, सम बताना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार एग्जाम ये MCQ टाइप में क्वेश्चन आया था, और इसमें क्या था, पूछा हुआ था सम ऑफ फादर एंड सन्स एज, और वहाँ पे एक ऑप्शन 36 भी था, एक ऑप्शन 12 भी था। तो आपके दोनों आंसर्स आए हैं यहाँ पे 36 और 12। तो कई बार स्टूडेंट क्या है, इन्हें ही टिक कर देते हैं कि ये ऑप्शन मिल गया और टिक कर दिया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा फाइनल हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके 48। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, 48। कई बार ऐसे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये कॉमन सी चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व करा, सब कुछ अच्छे से करा, बट जो फाइनल आंसर था वही गलत कर दिया, तो फिर तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सही तो करना ही करना है, सॉल्व आंसर भी अच्छे से लिख के आना है। ठीक है ना।
सारी मेहनत आपको वेस्ट नहीं करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ऐसे ही क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो खुद से कि आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो एक बार ये कॉन्सेप्ट सीखो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अरुण हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन, ठीक है। तो अरुण के पास क्या है भाई, ₹1 और ₹2 कॉइन है, और ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में इफ़ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ही हैज़ इज 50, ठीक है। 50 कॉइन्स है उसके पास टोटल, दोनों कॉइन्स मिला के, एंड अमाउंट विद हिम इज अमाउंट कितना 75 है। तो पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, सबसे पहले समझते हैं। अरुण एक कोई पर्सन है, उसके पास ₹1 और ₹2 कॉइन है। यहाँ पे मैंने 2 मिस कर दिया, यहाँ पर है ₹2 कॉइन, ठीक है। तो अरुण हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन विद हिम इफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट ही हैज़ इज 50 एंड द अमाउंट विद हिम इज ₹75। तो आपको बताना है कि कितने ₹1 के कॉइन है, कितने ₹2 के कॉइन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो भाई सॉल्यूशन हमें क्या बोल रहा है, 2 इक्वेशन बनेगी, सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हो गए हमारे पास, x हो गए, ठीक है। लेट कर लिया हमने कि नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना है, x, और ऐसे ही लेट कर लिया नंबर ऑफ ₹2 जो कॉइन है वो कितने हो गए, y हो गए, ठीक है। तो x वालों ₹1 वालों को हमने x मान लिया, ₹2 वालों को हमने y मान लिया, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो ₹1 और ₹2 के जो टोटल नंबर है जो है वो हमारा कितना है, 50 है, टोटल 50 कॉइन्स, ठीक है। और बोल रहा है जो ये कॉइन अमाउंट बना रहे हैं, अब ₹2 के जो कॉइन है वो तो ₹2 की वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। ₹5 का कॉइन होता तो ₹5 की वैल्यू देता, तो वो वैल्यू तो कुछ अलग ही देगा ना जो नंबर है उससे टोटल से। तो यहाँ कितनी दे रही है वैल्यू, 75। तो अब आप देखो कि ₹1 का वो जो कॉइन है वो ₹1 की वैल्यू दे रहा है, तो 1 × x हो गया, और जो ₹2 का कॉइन है वो ₹2 की वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए 2 × y हो गया, और इज इक्वल्स टू 75 हो गया। यहाँ प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो x + y को ही 75 बना देते हैं, तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि x + y 50 भी हो रहा है और x + y 75 भी होगा, तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए सॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो वैल्यू आ गई x + 2y इज इक्वल्स टू 75, ये वैल्यू के लिए था। अगर ₹5 का कॉइन होता तो फिर 5 × y करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट कर देंगे किसको, x को। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x + 2y इज इक्वल्स टू 75 था, ये हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 50, यहाँ से कट करेंगे नेगेटिव साइन, ये हो गई y की वैल्यू 25। तो यानी कि जो ₹2 के कॉइन है वो कितना है, 25 है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो x + 25 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 50, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 25। तो यहाँ से देखो क्या पता लगता है कि जो ₹1 के कॉइन थे वो 25 थे, ₹2 के कॉइन जो थे वो भी कितने हैं, 25। अब हम चेक भी कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप चेक भी कर सकते हो। तो देखो आप चेक कैसे करोगे, आप वैल्यूज़ को पुट करके देख लो। और 25 ₹1 के कॉइन तो 25 × 1, और 25 ₹2 के कॉइन तो 25 × 2, ये वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 25 + 50 वैल्यू कितनी आ गई, ₹75, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि चेक कर भी दिखाओ, तो आपको सॉल्यूशंस में चेक करना है, वरना आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आपको कोई इक्वेशन दे रखी होंगी
और आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है आपको, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो इक्वेशन दी हुई है, x + y = 14 दिया हुआ है, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x - y = 4 दिया हुआ है। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी क्या है, 2 है। तो अगेन एलिमिनेशन मेथड बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। y एलिमिनेट हो रहा है, दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप कर दो ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, x + y = 14, x - y = 4, x कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू क्या हो गई 18, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो x + y = 14 था, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये हो गया 9 + y = 14, तो y की जो वैल्यू हो गई 14 - 9, y की वैल्यू हो गई 5। तो जो इसका सोल्यूशन आया इक्वेशन का वो क्या क्या आ गया, 9,5, ठीक है। या वो सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी वाले चैप्टर का, वो है हमारा जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन होती है। कई बार ये आता है कि यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, या मैनी सोल्यूशन निकलेंगे, या नो सोल्यूशन निकलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें स्टूडेंट्स इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं समझ पाते हैं, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन जो है हमारा वो टॉपिक है, और बहुत आराम से आपको आज के बाद कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप एक बार इसको अच्छे से समझ लो। देखो आपको कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, जनरल फॉर्म क्या हो गई, a1x b1y + c1 = क्या हो गई 0 हो गई। दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = क्या हो गया 0 हो गया। तो आप देखो इसमें 3 केसेस बनते हैं, और उन 3 केसेस को अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व होंगे। देखो पहला, अगर मेरा a1/a2 का जो रेशो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो जो मेरी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो आप देखो अब इसके बाद तो ये मिलने नहीं वाली कहीं भी, ठीक है ना। ये लाइन L1 है, ये L2 है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे मिली, तो क्या मिला मुझे, यूनिक सॉल्यूशन मिला। अगर ऐसी लाइंस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, ये निकलेगी कंसिस्टेंट, ठीक है। कैसा आया, कंसिस्टेंट। तो यहाँ से निकालते हैं यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस वाली इक्वेशन का, अगर a1/a2 का जो रेशो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा देखो क्या है भाई, दूसरा अगर हमारा a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, और वो बराबर आ जाता है c1/c2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइंस तो कोइंसाइडिंग है, एक के ऊपर एक बन रही है लाइन, ठीक है ना। तो लाइंस कैसी होंगी हमारी, कोइंसिडेंट, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों मिल रहे हैं, अगर आपने एक लाइन ये बना रखी है, ठीक है, और इसी के ऊपर आपने क्या बना दी, दूसरी लाइन बना दी, इसी के ऊपर आपने क्या बना दी, दूसरी लाइन, तो ये तो इसको हर पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है। हाँ, बट इसकी अगर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो ये भी कैसा होएगा, कंसिस्टेंट ही होएगा हमारा, ये भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब बात करते हैं थर्ड वाली हमारी जो लाइन है उसके लिए। थर्ड के लिए क्या है, देखो a1/a2 का अगर रेशो मेरा इक्वल आ जाता है b1/b2 के, बट वो इक्वल नहीं आ रहा c1/c2 के, तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनका क्या निकलता है भाई, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी, क्योंकि लाइंस ये हैं और ये हैं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे हो गए, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कैसा सिस्टम होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यही पूछ लिया जाता है कि आप ये बताओ कि जो दो इक्वेशंस आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0। इसकी जगह पे आपको क्या दे दिया जाएगा, दो इक्वेशंस दे दी जाएंगी। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपको लिख दिया कि 2x + 4y
प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 है, और लिख दिया आपको 4x प्लस 8y प्लस 32 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन दे दी। अब इसमें देखो ये जो वैल्यूज़ हैं, a1 का काम कौन करेगा, ये 2 करेगा, ये a1 है, यहाँ से ये a2 है, ये b1 है, यहाँ से ये क्या है b2 है, ये c1 है, यहाँ से ये क्या है c2 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसी को तो सॉल्व करना है। तो जब आप a1/a2 करोगे तो देखो 2/4 कितना आया 1/2, ऐसे ही 4/8 कितना आया 1/2, 16/32 भी कितना आया 1/2। तो यानी कि यहाँ से देखो कैसे निकल गई लाइन, दोनों कॉन्सिडेंट लाइन्स निकल गई दोनों। ठीक है, तो इनके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और कंसिस्टेंट हमारी लाइन आएगी। तो पूछ लेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप सिंपल सा सॉल्व कर दोगे और इन तीन में से कोई एक आएगा ही आएगा। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपको करना है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक वर्ड प्रॉब्लम और है, और बहुत इंपॉर्टेंट सी वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था कि हाफ द पेरीमीटर, और एनसीईआरटी जो आपके सिलेबस है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ क्या इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है, फाइंड करनी है आपको डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो देखो आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पूरा पेरीमीटर नहीं है, वो हाफ द पेरीमीटर है। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। वो बोल रहा है लेंथ जो है वो क्या है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो आप सॉल्यूशन देखो करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट कर लो, लेट विड्थ ऑफ द गार्डन कितनी ले लिया आपने x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई x + 4 हो जाएगी। ये अगर x मीटर है तो विड्थ आपको बोला कि 4 मीटर ज़्यादा है, तो x में 4 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया x + 4। तो ये विड्थ हो गई x, ये कितना हो गया x + 4। अब हाफ द पेरीमीटर बोला, आपको क्या बोला है हाफ द पेरीमीटर, कितना है हाफ द पेरीमीटर 36। तो पूरा पेरीमीटर क्या होगा भाई डबल कर देंगे, तो पूरा पेरीमीटर हो गया आपका 72 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b। तो आपको l भी पता है b भी पता है, l क्या है x + 4, b क्या है x। पुट करा 2x + 4 + x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है भाई, ये 72 के बराबर है। तो ये 72 के बराबर रख लिया मैंने। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 2x + 4 इज इक्वल्स टू 72। तो 4x + 8 की वैल्यू कितनी आ गई 72। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 4x की वैल्यू आ जाएगी 72 - 8, तो आ गया 64। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 4x = 64। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अगर x आपका 16 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 16 + 4। तो यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया 16 मीटर और ये आ गया 16 मीटर + 4 मीटर 20 मीटर। और यहाँ से देखो आप ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई भी हो रही है, 20 ये 16। अब पेरीमीटर क्या होगा ट्वाइस इसका 20 20 40 और 16 16 32, टोटल कितना आ जाएगा 72। तो आपका पेरीमीटर 72 आ भी रहा है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो 2 20 + 16 करके 2 × 36 72 मीटर। तो ऐसा आप चेक भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस की सबसे बेस्ट बात है कि अगर आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है, तो आप उसको चेक करके आप ये बता सकते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ी बहुत मिस्टेक हम कर देते हैं।
अब मान लो आपने इसको मिस्टेक से, वैसे तो नहीं होना चाहिए, आपको 4 का टेबल आना चाहिए, बट बाय मिस्टेक आपने क्या करा, यहाँ 17 लिख दिया, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो आपने लिखा तो आपकी वैल्यू तो आ जाएगी, यहाँ पे आप 17 डाल दोगे, इसका आंसर निकालोगे 21, आप तो करके आ गए, खत्म क्वेश्चन, बट वो गलत हो जाएगा, है ना। तो आप एक बार चेक कर लो, अगर टाइम है तो पेपर नहीं छोड़ना, बट ठीक है ना, हर क्वेश्चन को चेक करने मत बैठना, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इतना कॉन्फिडेंस हमें होता है अपने आप पे कि हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, और इतनी मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, बट रेयर केस में अगर हो जाती है मिस्टेक तो आप चेक कर सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ओके, तो ये हमारा खत्म होता है टॉपिक लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो करवा दिए आपको, बट आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर बाहर की बुक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो उसको कंप्लीट करे बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, एक बार कंप्लीट हो गई है आपकी, तब आप फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। ओके देन, थैंक यू।